वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट वीडियो में आपसे बात हुई थी 2024 के ऊपर, 2024 के ऊपर कि कौन से मेन इवेंट्स आ रहे हैं, कौन सी डेट को आ रहे हैं, उससे आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में क्या अफेक्ट होगा, रीजनली क्या अफेक्ट होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं उन कंट्रीज़ के ऊपर, उनकी जीडीपी के ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करें और आप वो पूरी वीडियो देखें। और इसके अलावा लिंक जो है हम कमेंट सेक्शन के अंदर पिन भी कर देंगे। अच्छा, दैट्स बीइंग सेड, लास्ट वीडियो में मैंने एक बात की थी जिसको मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा, विच वॉज के एलिट्स को देखें पावर चाहिए, वो पावर आएगी आपके पास पॉलिटिक्स के थ्रू। और पॉलिटिक्स है पीपल बेस, यानी कि वोटिंग बेस। तो अब अगर किसी बंदे को आना है या किसी बंदे को लाना है, आपको पता है कि हर कंट्री की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इन्वॉल्व रहती है अपने पसंद के बंदे को सामने लाने में। तो अगर किसी एग्जिस्टिंग चीज़ के ऊपर आपको, यानी उसको आपने थोड़ा सा कस्टम करना है, तो क्या होता है कि आपको उसको डिस्ट्रॉय करना होता है या एटलीस्ट आपको उसको डिसऑर्डर के अंदर लेके जाना होता है। दो एग्जांपल दूंगा। पहले तो फिज़िक्स की इंट्रॉपी वाली एग्जांपल जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दी थी कि आप कैसे ऑर्डर क्रिएट करते हैं डिसऑर्डर से, और यहाँ पे हमें कस्टम मेड, टेलर मेड ऑर्डर चाहिए कि जो कि डिसऑर्डर से क्रिएट होगा। ठीक है, और सबसे अच्छा डिसऑर्डर क्या हो सकता है, वो है वॉर। इसकी एक और एग्जांपल ले लें। जैसे अगर आपको घर, आपने ज़मीन ली हुई है, घर है आपका, आपको घर पसंद नहीं है, पुराना हो गया फॉर एनी रीज़न, आप क्या करेंगे, घर को तोड़ेंगे, सेम ज़मीन के ऊपर आप दूसरा घर बनाएंगे। रियल लाइफ से आपको मैंने एग्जांपल दे दी। नाउ द सोल्यूशन इज़ वॉर। थोड़ा सा हम गूगल मैप पे जाते हैं और वर्ल्ड मैप को देख लेते हैं। अच्छा, इस मैप को मैं 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन करूँगा। पहला तो स्टेट्स प्लस कनाडा, देन आपके पास यूरोप, मिडल ईस्ट एंड रशिया। अगर आपको याद हो, जब नेटो फॉर्म हो रहा था उसके पीछे जो रीज़न थी वो यही थी कि कैसे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इन सारों के इंटरेस्ट सेम थे। वजह, उसकी वजह यह है कि नेचुरल गैस, ऑयल यहाँ पर नहीं है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑयल को ब्लैक गोल्ड माना जाता है। पूरा यूरोप जो है आपका गैस के ऊपर बेस्ड है। तीसरी चीज़ जो है वो रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि इस एरिया में कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से लैक करते हैं, और यहाँ पर रिलेटिवली बेटर क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, वो यहाँ पे सारा इंपोर्ट होता है। डेट्स बीइंग सेड, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे बेसिकली यूएस के टॉप 10 इंपोर्ट्स हैं। इसमें अगर आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें पे आप अगर आप देखें तो पहले पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मशीनरी कंपोनेंट्स और व्हीकल्स, आपके पास मिनरल फ्यूल्स एंड आपके पास ये ऑयल, और उसके बाद बाकी भी चीज़ें हैं। तो ये सारी इंपोर्ट्स हैं, परसेंटेज वाइज आपके पास इंपोर्ट होती हैं मिडिल ईस्ट और इन जगहों से। तो अपने इंटरेस्ट को सेव करते करते ये इतने स्ट्रांग हो गए कि अब एक नेटो कंट्री के ऊपर अटैक पूरे नेटो के ऊपर कंसीडर किया जाता है, और इसी वजह से इनकी डोमिनेंस रीजन के अंदर ज़्यादा है। वॉर के नुकसान तो आपको पता होंगे। आज मैं उनके फ़ायदों पे बात करूँगा कि कैसे फ़ायदे होते हैं और कैसे एलिट्स उनका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, यूएस की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली हमेशा यही रही है कि उसने डिस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, डिसऑर्डर क्रिएट करना है, और वो कैसे करता रहा है मैं आपको कुछ डेट्स और कुछ इवेंट्स बताता हूँ। उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दुनिया की जो बिगेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं ट्रेड की, उसमें डिफेंस जो है वन ऑफ द बिगेस्ट है। और उस बिगेस्ट इंडस्ट्री में जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस जो है, वो 33% अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज और 40% अकॉर्डिंग टू अदर सोर्सेज वो कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि अलोन 30 से 40%
33 से 40% आपका यूएस कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हर बंदे को पता है कि यूएस का डिफेंस बजट भी सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। अब अगर आप वेपन बना रहे हैं तो उनको बेचना भी है ना, और कोई भी चीज़ आप कैसे बेच सकते हैं जब तक वो उसकी रीज़न ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया को पाकिस्तान से मसला है, पाकिस्तान को इंडिया से मसला है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और रियलिटी में भी है। तो क्या होता है कि पाकिस्तान वो फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स से हेल्प लेता है, और स्टेट्स इसको इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है, और दूसरी साइड पे रशिया जो है वो स्टेट्स के अगेंस्ट है। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के एनिमी को वो फैसिलिटेट करना शुरू कर देंगे, तो नेचुरल अलायंस फॉर्म हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा कि किसको किससे मसला है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेचुरल अलायंसेस कैसे फॉर्म होती हैं और हो रही हैं, इनफैक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो यूएस बेसिकली हमेशा से ये काम करता रहा है। फॉर एग्जांपल, ईरान के अंदर वॉर, इराक के अंदर वॉर, यमन के अंदर, लीबिया के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, वियतनाम के अंदर। अगर मैं आपको इनकी डेट्स दूँ, सबसे पहले 70s 80s के अंदर ईरान ने $15 बिलियन, उस वक़्त के $15 बिलियन का जो इक्विपमेंट है यूएस से ईरान ने लिया था, और अगेन वो यूएस के अगेंस्ट हो गया। अच्छा, जितने भी ये कंट्रीज़ मैं आपको मेंशन करूँगा ये सारे तकरीबन इनकी यही हिस्ट्री है, फिर भी यूएस अभी तक वही काम कर रहा है। उसके बाद 1989 में पनामा को इक्विपमेंट्स दिए गए, वो भी उनके अगेंस्ट हो गया। 1980 में आपको ईरान को फैसिलिटेट किया गया, ठीक है, सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद 1992 में सोमालिया में एक इन्वेजन थी, वहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन रही यूएस की। फिर अफ़गानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट आपके पास कंट्रीब्यूशन रही, वहीं से मुजाहिदीन आए और वहाँ पे फॉर्म हुआ वो तालिबान। फिर तालिबान जो है वो 9/11 वाला सारा चक्कर हुआ, ठीक है। इसी तरह 2001 में यूएस ने तकरीबन 160 प्लस कंट्रीज़ को तकरीबन उन्होंने $200 बिलियन प्लस डिफेंस इक्विपमेंट सेल किए। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 160 कंट्रीज़ जो है वो ले रहे हैं, मजाक नहीं है। और ज़ाहिरी बात है, आप कभी भी कोई मेडिसिन नहीं बेच सकते जब तक आपके पास उसका क्योर नहीं हो। तो रीज़न बताना पहले ज़रूरी है, यानी कि उस मर्ज़ को क्रिएट करना, फिर उसकी दवा बेचना, ये एलीट का सारा मेथड है, उनका सिस्टम है। इसके अलावा भी आपके पास यूएस के जो है क्लाइंट्स हैं, यानी कि लीबिया है आपके पास सूडान है, आपके पास सऊदीज़ हैं, ठीक है, आपके पास जो है कॉन्गो की रिपब्लिक है, और भी डिफरेंट जो हैं वो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, वॉर, इसके अलावा ये तो आपके पास हो गई डिफेंस की साइड कि वॉर क्यों ज़रूरी है। दूसरी जो साइड है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बात समझें कि अगर यूएस इस कंट्री को, ठीक है, अल्जीरिया को फॉर एग्जांपल वेपन सेल कर रहे, तो सिर्फ वेपन सेल नहीं हो रहे, वो अलायंस भी बन रहा है। और जैसे ही ये अलायंस बनेगा तो टर्म्स में लिखा होता है कि यूएस अपनी मिलिट्री बेस यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा, और जब यूएस की मिलिट्री बेस यहाँ पे इस्टेब्लिश होगी तो यहाँ से वो डोमिनेंस और इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मिलिट्री बेस क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक और कंट्री है, लेट्स से आपके पास लीबिया है, तो लीबिया इन सारे कंट्रीज़ के ऊपर अटैक मोर प्रेफर करेगा। फॉर एग्जांपल ये सारे एनिमीज़ हैं, मोर प्रेफर करेगा रेदर देन दिस। उसको पता है अगर इस पर अटैक किया तो इसके पीछे यूएस खड़ा है, और यूएस क्यों है, क्योंकि ये इसका क्लाइंट है, ठीक है। तो वो डोमिनेंस आपके पास रीजन के अंदर एक आ जाती है। नाउ मैं आपको बात कर रहा था बेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन की एग्जांपल ले लेते हैं। रशिया को यूक्रेन से मसला क्यों है उसके नेटो में जाने से? वो मसला इसलिए है कि अगर ये नेटो में जाता है तो यूएस की बेसिस डायरेक्ट यूक्रेन के बॉर्डर पे आ जाती हैं, और हर बंदे को पता है कि सोवियत एरा से रशिया और स्टेट्स के जो है मामलात चल रहे हैं, इन्होंने सैंक्शंस भी लगाई हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, वो चीज़ें भी हैं। बेस क्यों ज़रूरी है? बेस इसलिए ज़रूरी है, हालांकि रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर्स हैं, लेकिन स्टिल अगर फॉर एग्जांपल रशिया एक न्यूक्लियर फायर करता है और स्टेट्स को वो 5 मिनट में हिट करता है, और स्टेट की जो बेस है वो यहाँ पर है, तो इन्हीं 5 मिनट में जो यूएस है
वो 10 मिसाइल जो है वो जो है फायर कर देगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए टाइम वॉर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही वजह है कि डिफरेंट जो आपके पास यूएस को अभी तक बॉस माना जाता है, वो इसी वजह से माना जाता है कि उसकी बेसिस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अभी भी आपने सुना होगा कि इराक के अंदर, ईरान के अंदर यूएस की बेसिस के ऊपर अटैक हो रहा है। ठीक है, ये वही बेसिस हैं और इन्हीं पर्पज़ के लिए कंट्रोल की जाती हैं ताकि रीजन के अंदर एक डोमिनेंस क्रिएट किया जाए और उन कंट्रीज़ को बेसिकली हैंडल भी किया जाए किसी हद तक। ठीक है, तो ये उसके पर्पज़ रहते हैं। ये वॉर का दूसरा एक पहलू है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आपके पास ऑटोमेटिकली अलाइंसेस बनती हैं, पावर डायनामिक का जो शिफ्ट है वो रहता है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर इकॉनमी जो है वो पार्ट भी ज़रूरी है, उसके ऊपर प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे इकॉनमी के ऊपर। इसके अलावा वॉर के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, और क्या नुकसान हो सकते हैं उनके ऊपर भी। अगेन डिसऑर्डर आपका क्रिएट हुआ, डिसऑर्डर से आपके पास इंस्टेबिलिटी आई, और इंस्टेबिलिटी से क्या होता है कि आपके पास सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन होती है। जाहिर बात है, वो डिस्ट्रप्शन कैसे होगी, जैसे अभी रेड सी में आप शिपमेंट्स नहीं दे सकते। ठीक है, इसी तरह पाइपलाइन, अभी यमन ने बात की थी कि हम इंटरनेट केबल काट लेंगे, इस तरह की डिस्ट्रप्शन रहती है। और जो रूट्स होते हैं वो भी ऑब्वियसली डिस्टर्ब होते हैं तो पीपल, लोग वो भी माइग्रेट करना शुरू करेंगे। तो जो लोग माइग्रेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इन दो कंट्रीज़ में लड़ाई है, तो यहाँ से लोग इस कंट्री में जाएंगे, यहाँ से इस कंट्री में जाएंगे, तो इन कंट्रीज़ के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा, तो वहाँ से भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। तो अब यहाँ पे अगर 1 लाख बंदा रह रहा था यहाँ पे इस कंट्री में, तो यहाँ पे लेट से 10,000 बंदे और आ गए, यानी कि 10% पॉपुलेशन का और आ गया। तो अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर मसला आ जाएगा, यहाँ पे प्राइसेस आपकी हाई चली जाएंगी, जो भी आपकी जो रोज़मर्रा की प्राइसेस हैं वो हाई चली जाएंगी, यानी कि इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी इन दो कंट्रीज़ में। किस वजह से? इन दोनों की लड़ाई की वजह से। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि इन्फ्लेशन का इंक्रीज़ होना। अब इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी अभी अभी नीचे आई है, तो वो दोबारा इंक्रीज़ क्यों करना चाहेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली सारा बैंक सिस्टम से रिलेटेड है, और लास्ट वीडियो में जो आपको मैंने बैंक प्रोग्राम का बताया था, बैंक फंडिंग प्रोग्राम का, उससे भी रिलेटेड है। अच्छा, और वॉर के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? वॉर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये इस वजह से हुआ है, ये फ़लाना कंट्री जो है ना ये इन्वॉल्व है। ठीक है, आप दूसरे पे सबसे अच्छा ब्लेम है आप डाल सकते हो। दूसरा, जब आप डिसऑर्डर क्रिएट करोगे तो लोगों में डर बैठता है, उस डर को ख़त्म करने के लिए एक हीरो आएगा, वो सारों को सेव करेगा, और जैसे वो हीरो आएगा तो वोट उसके हो जाएंगे। फ़ायदा आप समझ रहे हैं? इसी तरह वॉर जब होती है तो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। अब डिस्ट्रॉय तो हो गए, वापस क्रिएट भी तो करने हैं ना, तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या होगा, अब नई गवर्नमेंट आ गई है, उसने पीस कर दिया है, वॉर हो रही थी उसने पीस कर दिया है, तो अब वो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसको रीबिल्ड और रिक्रिएट भी तो करना है, उसके लिए बंदे चाहिए, लेबर चाहिए, तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी तो हर बंदा पैसा बनाएगा, हर बंदा खुश होगा, तो वोट किसके? अगेन गवर्नमेंट के, एवरीवन इज़ हैप्पी। ठीक है, उन्होंने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए थे वो भी बेच दिए, उससे भी पैसा बना लिया। उसके बाद इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई, उस इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि आप हर चीज़ के ऊपर प्रीमियम दे रहे हैं। अगर 10% इन्फ्लेशन इंक्रीज़ है फॉर एग्जांपल, तो आप हर चीज़ के ऊपर 10% प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ से भी उन्होंने पैसा बना लिया। उसके बाद आपको खुश करके आपने कहा जी सब बल्ले बल्ले है, आपको दोबारा जो है वो चूना लग गया, और वहाँ से उन्होंने दोबारा पैसा बना लिया। ठीक है, तो ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। दिस इज़ वाई आपके पास वॉर इम्पोर्टेंट है। अब हम एक देख लेते हैं चाइनीज़ इंडेक्स को, HK50, इसके ऊपर पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। अब ये जो इंडेक्स है बेसिकली ऑल टाइम लो के ऊपर तकरीबन खड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि चाइना विल वांट
मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना, ताइवान, रशिया, यूक्रेन, साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया, और स्टेट्स जो है वो आपका ईरान के साथ इन्वॉल्व होने वाला है। तो ये मेजर जो हैं आपके पास बेनिफिट्स हैं वॉर के, जो एलिट्स को होते हैं, जो डायनामिक्स है आपके पास। और अगेन आपके पास पावर डायनामिक्स हैं, वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाएगी, फिर उसको स्टेबल किया जाएगा, तो वो सारा कुछ आपके पास रहेगा। अच्छा, ये मैं वैसे बात नहीं कर रहा, ये अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को स्टडी करें तो यूएस की इकॉनमी जो है वो काफ़ी बूम कर गई थी उसके बाद, और डिफरेंट वॉर्स में भी ये काम हुआ है, ठीक है। और उसकी वजह यही है जो मैंने आपको सारी बताई है, ठीक है। जब इकॉनमी बूम करेगी वो किस वजह से होगी, जब एम्प्लॉयमेंट और सारा कुछ आप करेंगे क्रिएट, कंपनी जो है वो सारा कुछ प्रॉफिट बनाएगी। तो दीज आर द थिंग्स जो सारों को हेल्पफुल होती हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़, एलिट्स की पावर, और मेरी और आपकी लाइफ, वो सारी चीज़ें वॉर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है वो आपको पता है, उनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट एलिट्स को क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। आई होप सो आपको ये डिकोडिंग पसंद आई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इकॉनमी के ऊपर इन चीज़ों का क्या असर होगा, और हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स और जो ट्रेडिंग हम करते हैं उसके ऊपर इन चीज़ों का क्या असर होगा, और कौन कौन सी चीज़ें उससे अफेक्ट हो सकती हैं और कौन सी नहीं होंगी, ठीक है। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.